यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि हम एक बहुत ही बड़ी गैलेक्सी का हिस्सा हैं, जिसका नाम मिल्की वे है। हमारी यह गैलेक्सी स्पाइरल शेप की है और यह लगातार ब्रह्मांड में घूमती रहती है। हमारी इसी बड़ी गैलेक्सी में कई अरब तारे मौजूद हैं, जिनमें से एक हमारा तारा सूर्य है। गैलेक्सी के मुकाबले तो हमारा सूर्य कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, तब आप जानते ही हैं कि यह सूर्य कितना बड़ा है और यह हमारे सोलर सिस्टम के अस्तित्व की नींव है। हमारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि वैज्ञानिकों द्वारा इसे अब तक पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हमारे सोलर सिस्टम के बारे में काफी कुछ जाना है। कई ज्यादा मिशंस किए हैं, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग ग्रहों पर स्पेसक्राफ्ट भेजे गए हैं और उनके बारे में काफी जानकारी पाई गई है। न केवल हमने ये पता लगाया कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, बल्कि हमें कई बड़े डॉर्फ प्लैनेट्स के बारे में भी पता चला, जिसमें से एक डॉर्फ प्लैनेट को हम प्लूटो के नाम से जानते हैं, जिसे 2006 से पहले तक एक ग्रह माना जाता था, पर 2006 में इसे ग्रहों की लिस्ट से निकालकर डॉर्फ प्लैनेट की लिस्ट में डाल दिया गया। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि किस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रह एक दूसरे से अलग हैं। मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है और जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही मरकरी एक रॉकी प्लैनेट है, जबकि जुपिटर एक गैस जाइंट है। और न केवल इतना ही, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी के 2 ग्रह यूरेनस और नेपच्यून असल में बर्फीले ग्रह हैं। हम ये जानने में भी सफल हो पाए कि हमारे सोलर सिस्टम में एक बड़ी एस्टेरॉयड बेल्ट भी मौजूद है। यह बेल्ट सूर्य के नजदीक के 4 ग्रहों के बाद मौजूद है, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बाद यह एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम में सबसे दूर का ग्रह है। फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि नेपच्यून के बाद भी एक काइपर बेल्ट मौजूद है और इसी काइपर बेल्ट में प्लूटो की खोज की गई थी। जनवरी 2022 में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया, जिसमें यह लिखा गया था कि वॉयेजर 2 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो अब तक नेपट्यून तक पहुंच पाया है और इसे नेपट्यून तक पहुंचने में लगभग 12 साल का समय लगा था। अब आप ही अनुमान लगा लीजिए कि यह कितनी बड़ी उपलब्धि थी, और यदि हम इस सोलर सिस्टम के बाद भी कोई खोज कर पाते हैं तो वह इससे भी कितनी बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए प्लूटो की खोज को भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही माना जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिक अब हमारे इस सोलर सिस्टम के पार भी कई ज्यादा ग्रह और तारों पर खोज कर रहे हैं। इनमें से कुछ वैज्ञानिक कैलकुलेशंस की सहायता से अनुमान लगा रहे हैं कि क्या कोई और ग्रह भी हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है, या फिर हमारे सोलर सिस्टम की तरह भी कोई और सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में मौजूद है। वैसे तो इस बात की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं कि हमारे सोलर सिस्टम की तरह ही हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कई अनगिनत सोलर सिस्टम और भी होंगे। हालांकि अब तक किसी और सोलर सिस्टम के बारे में हमें ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आपको यह सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने लगभग 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है और इसमें सबसे बड़ा योगदान नासा का है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर यह एक्सोप्लैनेट होता क्या है। तो आपको बता दूं कि एक्सोप्लैनेट्स ऐसे ग्रह होते हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसे ऑर्बिट करते हैं, जिसके कारण उस प्लैनेट का टेम्परेचर इतना रहता है ताकि वहां पर पानी लिक्विड स्टेट में रह सके। हैबिटेबल जोन किसी तारे के चारों ओर का वह छोटा सा क्षेत्र होता है जहां पर मौजूद किसी प्लैनेट पर उतनी ही लाइट एंड हीट एनर्जी पहुंचती है जितनी जीवन के लिए और पानी को लिक्विड स्टेट में रखने के लिए आवश्यक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पानी लिक्विड स्टेट में होने का मतलब है कि जीवन के लिए सबसे अच्छी कंडीशन, और हमारी पृथ्वी भी हमारे सूर्य के चारों ओर हैबिटेबल जोन में रहकर ही उसे ऑर्बिट कर रही है। इसलिए जब नासा ऐसे ग्रहों को ढूंढती है जो ज्यादातर अपने प्लैनेट के हैबिटेबल जोन में रहकर उसे ऑर्बिट कर रहे हैं, तो ऐसे प्लैनेट को नासा एक्सोप्लैनेट की लिस्ट में रखती है। वैसे इसके अलावा भी कई और कंडीशन हैं जो एक्सोप्लैनेट को पूरी करनी होती हैं, जैसे उस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर जीवन के अनुकूल होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई ऐसी बातें हैं जो नासा के वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढते हुए चेक करते हैं। साल 1990 में पहली बार एक्सोप्लैनेट की खोज की गई थी, और यदि बात आज की करें तो 2022 में अब यह संख्या 5000 से भी ज्यादा हो गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
इन एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ हमारी पृथ्वी के जैसे ही रॉकी प्लैनेट्स हैं और कुछ हमारे जुपिटर जैसे ही गैस जाइंट्स हैं। क्या आप जानते हैं कि 1300 से भी ज्यादा अर्थ्स को मिलाकर एक जुपिटर बनता है, और जो गैस जाइंट्स हमारे वैज्ञानिकों द्वारा हमारे सोलर सिस्टम से बाहर खोजे गए हैं वह जुपिटर से भी कई गुना ज्यादा बड़े हैं। अब आप ही अनुमान लगा लीजिए कि आखिर वह कितने बड़े एक्सोप्लैनेट्स होंगे, और उनमें से कुछ तो काफी ज्यादा तापमान वाले भी ग्रह हैं जिन्हें हॉट जुपिटर्स भी कहा जाता है। साथ ही कुछ बर्फीले ग्रह भी ऐसे हैं जो देखने में तो नेपट्यून जैसे ही हैं, लेकिन उनका आकार नेपट्यून से काफी छोटा है, इसलिए उन्हें मिनी नेपट्यून के नाम से जाना जाता है। और कुछ ग्रह जो हमारी पृथ्वी जैसे ही सॉलिड हैं लेकिन हमारी पृथ्वी से काफी बड़े हैं, उन्हें सुपर अर्थ कहकर बुलाया जाता है। साथ ही कुछ आंकड़े बताते हैं कि अभी तक के खोजे जाने वाले एक्सोप्लैनेट्स में से लगभग 30% गैस जाइंट्स हैं, 31% सुपर अर्थ्स हैं, 35% नेपट्यून जैसे दिखने वाले ग्रह हैं और लगभग 4% एक्सोप्लैनेट्स अर्थ और मार्स जैसे दिखने वाले ग्रह हैं। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी कि टैस को 2018 में लॉन्च किया गया था, और इसी के द्वारा अब तक की सबसे ज्यादा एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी की गई है। और न केवल एक्सोप्लैनेट्स की खोज हुई है, बल्कि हमारे कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि हमें कभी न कभी एलियंस भी दिख जाएं। हमारी गैलेक्सी में इसी प्रकार कई अरबों ग्रह और भी मौजूद हैं, और कहीं न कहीं तो जीवन मिलने की भी संभावनाएं हो ही सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नासा ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कैसे की? आखिर किस प्रकार इन एक्सोप्लैनेट्स की खोज की गई? वैसे तो एक्सोप्लैनेट्स की खोज में काफी ज्यादा टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ज्यादातर खोज द स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, द केपलर स्पेस टेलीस्कोप और द ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा की गई है। और हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को भी लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा हमारे वैज्ञानिक अब इन एक्सोप्लैनेट की सतह पर भी गहरा अध्ययन कर सकेंगे, जिससे हमारी जानकारी भी इनके बारे में और बढ़ेगी, और साथ ही हमें ये भी पता चल सकेगा कि क्या उन ग्रहों पर जीवन मौजूद है या नहीं, या फिर क्या वह ग्रह जीवन के लिए सही भी हैं या नहीं। इसके अलावा जो टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उनमें शामिल है डायरेक्ट इमेजिंग, रेडियल वेलोसिटी, ट्रांजिट, ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग और ट्रांजिट टाइमिंग वेरिएशंस। डायरेक्ट इमेजिंग में किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट को ढूंढने में टेलीस्कोप की मदद ली जाती है, और जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ज्यादातर एक्सोप्लैनेट्स भी इन टेलीस्कोप के माध्यम से ही ढूंढे गए हैं। रेडियल वेलोसिटी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और पोजीशन में हो रहे बदलाव को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वह किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में जरूर होते हैं। इसलिए इस टेक्निक में यही देखा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या उस पर हमारे सूर्य की ग्रेविटेशन का प्रभाव है या फिर अन्य किसी बड़ी ऑब्जेक्ट का, और यदि उस ऑब्जेक्ट पर हमारे सूर्य का प्रभाव ना हो तो यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि फिर कोई अन्य बड़ा तारा ही होगा जिसका असर उस ऑब्जेक्ट पर होगा, और हो सकता है कि वह अन्य तारा ही कोई एक्सोप्लैनेट हो। ट्रांजिट की यदि बात करें तो यह एक काफी दिलचस्प तरीका है किसी भी एक्सोप्लैनेट के बारे में अनुमान लगाने के लिए। इस तकनीकी में हमारे वैज्ञानिक काफी गहरी ऑब्जर्वेशंस करते हैं। यदि हमारे वैज्ञानिकों को कोई ऑब्जेक्ट एक्सोप्लैनेट जैसा लगता है तब उसे कंफर्म करने के लिए वे ऑब्जर्व करते हैं कि जब वह ऑब्जेक्ट किसी अन्य बड़े तारे के आगे आएगा तो वह उस तारे की कितनी रोशनी को ढकेगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है, और फिर यह कहना आसान हो जाता है कि क्या वह एक एक्सोप्लैनेट है या नहीं। इसी प्रकार कहीं ज्यादा और भी टेक्निक्स हैं जिसकी सहायता से हमारे वैज्ञानिक इन्हीं एक्सोप्लैनेट की खोज करते हैं। लेकिन अब भी हमारे कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि यह 5000 एक्सोप्लैनेट्स अभी भी एक काफी छोटा नंबर है। अनुमान लगाया जाता है कि हमारी पूरी गैलेक्सी में लगभग 100 या 200 मिलियन और एक्सोप्लैनेट्स हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जो एक्सोप्लैनेट्स खोजे गए हैं इनमें कुछ प्लैनेट ऐसे हो सकते हैं जहां जीवन शायद अभी भी मौजूद हो, पर शायद वह जीवन हम मनुष्यों से कम इंटेलिजेंट स्पीशीज का है, या तो वहां पर किसी तरह के जानवर मौजूद होंगे जैसे कि डायनासोर या फिर दूसरे जानवर, या फिर उन ग्रहों पर कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद भी हुई तो वह अभी हम इंसानों से बहुत ज्यादा कम डेवलप होगी और उन्हें विज्ञान के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, और वह शायद अभी आदिमानव की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। पर अगर इन प्लैनेट्स में से कुछ पर हम इंसानों से ज्यादा या हम इंसानों के बराबर की इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद भी हुई
तब भी हम इंसान उनके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यह सभी प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूरियों पर है। वैसे वैज्ञानिक इन प्लैनेट्स पर समय समय पर कुछ रेडियो सिग्नल्स भेजते रहते हैं, पर ज्यादा संभावना तो यही है कि वहाँ उन प्लैनेट्स पर इन रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करने वाला कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता मौजूद नहीं होगी, और कोई इंसानों से ज्यादा या फिर इंसानों के बराबर इंटेलिजेंट सभ्यता हमारी गैलेक्सी में किसी दूर एक्सोप्लैनेट पर मौजूद भी हुई, तब भी वहां तक हमारी रेडियो सिग्नल को पहुंचने में कई सौ लाइट ईयर्स का समय लग जाएगा। उसके बाद वहां से जवाब आने में और भी कई सौ लाइट ईयर्स का समय लग जाएगा, और तब तक के लिए हमारे लिए यह राज ही रहेगा कि क्या इन एक्सोप्लैनेट्स पर कोई जीवन मौजूद भी है या नहीं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आज आपने एक्सोप्लैनेट के बारे में काफी कुछ जाना होगा। आज की जानकारी से आपको हमारे वैज्ञानिकों पर नाज भी हुआ होगा और काफी खुशी भी मिली होगी। साथ ही आज आपने कुछ नया भी जरूर देखा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।